मेरे YouTube चैनल भोर का तारा में आप सब लोगों का स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सुदन चंदोला। मैं आज आपके सामने लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच पर चर्चा करूंगा। संक्षेप में इसे LFA भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाएं जो फंड्स देती हैं, उनके द्वारा फंड्स लेने वाली संस्थाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रोजेक्ट को लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच में प्रस्तुत करें। मेरा इस लॉजिकल फ्रेमवर्क का अप्रोच और अन्य तरह की प्रोजेक्ट्स बनाने में एक लंबा अनुभव रहा है और कई संस्थाओं से, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं, उनसे भी हम फंड्स लेने में सक्षम रहे हैं। मैंने आज जिस विषय को LFA के लिए चुना है वह विषय है वैवाहिक कार्यक्रम। ये ऐसा विषय है जो कि हर एक के जीवन से संबंधित है। आपने देखा होगा कि प्रायः वैवाहिक कार्यक्रमों में कोई न कोई भूल चूक हो जाती है, कोई न कोई त्रुटि रह जाती है, और जिससे कभी कभी तो संबंधों में खटास भी पैदा होती है और कभी कभी संबंधों में दरार भी पड़ जाती है। मित्रों, वैवाहिक कार्यक्रम को हम बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी भूल चूक के संपन्न करा सकते हैं, बशर्ते हम इसका क्रियान्वयन एक प्रोजेक्ट फॉर्म में करें। और उस प्रोजेक्ट फॉर्म में क्रियान्वयन करने के लिए हम लाए हैं यहाँ पर लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच में विश्लेषण। यहाँ पर मैंने वधू पक्ष को केंद्र बिंदु में रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम वधू पक्ष को करने पड़ते हैं हमारे समाज में। किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में हम जब लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच की बात करते हैं तो 4 बिंदु इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला अभीष्ट या गोल, दूसरा प्रयोजन या पर्पस, तीसरा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, और चौथा कार्यवार एक्शन पॉइंट वार आउटपुट्स। इन सब को मिला करके हमको अंत में प्राप्त होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स। यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि मेरे द्वारा प्रस्तुतिकरण में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई भूल चूक न हो जाए, मैंने इस पूरे प्रस्तुतिकरण को टेक्स्ट फॉर्म पर में स्क्रीन पर भी मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए हम देखें वैवाहिक कार्यक्रम के संदर्भ में ये जो हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं उन क्या क्या आशय है। यहाँ पर गोल का तात्पर्य है कि हमारे 2 परिवारों के बीच में आपसी मैत्री संबंध की स्थापना हो जाना। प्रयोजन का अर्थ है 2 व्यक्तियों का दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनना। ऑब्जेक्टिव का है हमारे जो हमने सोचा है उसके अनुसार कार्य को पूरा हो जाना। एक्सपेक्टेड आउटपुट्स का तात्पर्य इससे है कि जो भी हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं, उस एक्शन पॉइंट्स पर जो हम चाहते हैं वो हमको मिल रहा है। और कुल मिलकर के एक्सपेक्टेड आउटकम्स का तात्पर्य है कि हमारी पूरी योजना, पूरा कार्यक्रम एक समयबद्ध तरीके से संपन्न हो जाए। मित्रों, यहाँ पर हमने 2 तरह की गतिविधियों का चिन्हांकन किया है। एक वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व की गतिविधियाँ और दूसरा वैवाहिक कार्यक्रम के दिन संपन्न की जाने वाली गतिविधियाँ, यानी बारात के आने से बारात के जाने तक और मेहमानों की विदाई तक। प्रत्येक दोनों गतिविधियों में हमने कुछ एक्शन पॉइंट्स चिन्हित किए हैं। पहली गतिविधि है वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व की गतिविधियाँ। इसमें हमने 3 एक्शन पॉइंट्स चिन्हित किए हैं और वैवाहिक कार्यक्रम के दिन बारात के आने से लेकर के बारात के जाने तक हमने 23 एक्शन पॉइंट्स चिन्हित किए हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच में इनका विश्लेषण 4 बिंदुओं के आधार पर, 4 मानकों के आधार पर किया जाता है। ये मानक हैं मान्य स्थितियाँ यानी अजम्पशंस, दूसरा मेजरेबल इंडिकेटर्स या मापन योग्य सूचकांक, तीसरा है टाइमलाइन यानी समय सीमा, और चौथा है कठिनाइयाँ यानी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दरअसल हम जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी, तो यहाँ पर हम कठिनाइयों का पूर्वानुमान पहले ही कर लेते हैं और उनका निराकरण भी सोच लेते हैं कि उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। स्क्रीन पर टेक्स्ट फॉर्म के साथ साथ मैं बगल में बोलता जाऊँगा। पहली गतिविधि है हमारी वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व की गतिविधियाँ। वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व की जो गतिविधियां हैं, जैसे मैंने बताया, उसमें हमने 3 एक्शन पॉइंट्स का चिन्हांकन किया है। पहले पंडित जी का चयन किया जाना, और मैंने पंडित जी के लिए विवाह सुगमकर्ता का यहाँ पर नाम दिया है। दूसरा है सगे संबंधियों को आमंत्रण,
और तीसरा है विभिन्न समुदायों में अलग अलग रस्में जैसे गोद भराई, रोका, मंगनी आदि होती हैं, इनका संपन्न किया जाना। तो हम आपके पास चलते हैं पहले एक्शन पॉइंट्स पर, पंडित जी या विवाह सुगमकर्ता की व्यवस्था। विवाह सुगमकर्ता की व्यवस्था हो गई है, ये हमारा एजम्पशन है, और मेजरेबल इंडिकेटर हमारा है विवाह सुगमकर्ता, पंडित जी का पता, फ़ोन नंबर की जानकारी, विवाह का दिन तथा लगन आदि का निर्धारण आपने कर लिया है। ये समयावधि की बात करें तो विवाह के कम से कम 6 माह पूर्व इस कार्यवाही को संपन्न किया जाना चाहिए। आजकल कुछ मुहूर्त पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 6 माह पूर्व आपको पंडित जी का चयन करके और लगन आदि का निर्धारण कर लेना चाहिए। कठिनाइयाँ ये हैं कि चूँकि एक ही दिन कई शादियाँ होती हैं, एक ही मौसम में कई शादियाँ होती हैं, तो पंडित जी प्रायः नहीं मिल पाते हैं। दूसरा एक्शन पॉइंट है सगे संबंधियों को आमंत्रण दिया जाना। अजम्पशन है कि आपने निमंत्रण पत्र दे दिए हैं, मेजरेबल इंडिकेटर्स हैं कि आपके पास सबके फ़ोन नंबर हैं, सबके व्हाट्सएप नंबर हैं, और आपको उनके सूची भी प्राप्त हो गई है, उनकी सूचना भी प्राप्त हो गई आने की। ये कार्यवाही कम से कम आपको 3 माह पूर्व कर लेनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी कठिनाई या कंस्ट्रेंट ये है कि आपके पास सगे संबंधियों की जानकारी तो होती है, लेकिन उनके पते, फ़ोन नंबर या पता मालूम नहीं होता है। तीसरी है अलग अलग समुदायों में विशेष प्रकार की रस्में जैसे गोद भराई, रोका, वरक्षा, मंगनी, तिलक आदि का संपन्न किया जाना। तो ये कार्यवाहियाँ भी आपको वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व ही कर लेनी चाहिए। कुछ समुदायों में इनमें से कुछ कार्यक्रम वैवाहिक कार्यक्रम के दिन भी संपन्न किए जाते हैं। मैं अगर कठिनाई की बात करूं तो कभी कभी दोनों पक्षों में, वर और वधू पक्ष में किसी बात पर सहमति नहीं होती है, और जिसकी वजह से एक अव्यवस्था सी उत्पन्न हो जाती है, संबंधों में थोड़ा सा खटास सी आ जाती है। अब मैं आ रहा हूं आपके पास वैवाहिक कार्यक्रम के दिन संपन्न किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहला एक्शन पॉइंट है शादी घर, रिजॉर्ट, वेन्यू, होटल्स आदि की बुकिंग किया जाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको ये हम चाहेंगे कि 6 माह पूर्व इसको कर लिया जाए। ये समयावधि है 6 माह पूर्व करने की। मापन योग्य सूचकांकों में बयाना एडवांस पेमेंट की रसीद पर बुकिंग तिथि व बयाना की धनराशि का स्पष्ट अंकन है, यह सुनिश्चित कर लें। कठिनाई है कि उसी तिथि पर अनेकों शादियां होती हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक्वेट हॉल या शादी घर मिलने में कठिनाई हो सकती है, होटल्स की बुकिंग होने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका आपको पहले से ही प्रचुर ध्यान रखना होगा कि इस कार्य में विलंब न किया जाए। तीसरा एक्शन पॉइंट है कि वधू पक्ष के यहाँ आने वाले मेहमानों की संख्या और मेहमानों की संख्या का इंतज़ाम किया जाना। इसमें आगंतुकों से उनके आगमन की पुष्टि हो चुकी है, ये हमारा अजम्पशन है, और हमारे मेजरेबल इंडिकेटर्स में है कि पुष्टि स्वरूप उनके उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। यह कार्य कम से कम विवाह के 3 माह पूर्व संपन्न कर लिया जाना चाहिए। उसी दिन कई अन्य विवाहों का आयोजन भी होता है, जिसके कारण आगंतुकों के संबंध में अस्पष्टता होती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर रात्रि निवास की व्यवस्था। बारात आती है और बारात ठहरती है, तो बारात में आने वाले आगंतुकों की रात्रि की निवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको ये देखना है कि किस होटल में, किस शादी स्थल में या किस आसपास के घरों में क्या इंतज़ाम है, कितने सिंगल सीटेड रूम हैं, कितने डबल सीटेड हैं, कितने ट्रिपल सीटेड हैं, कितनी डॉर्मेट्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसी के आधार पर आपको अपना मेजरेबल इंडिकेटर्स बनाना है, अजम्पशंस को लेकर के चलना है। और इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है कि उसी दिन कई कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम भी हो सकते हैं। सरकारी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीट हो सकती हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और साथ में शादियों के दिन भी एक ही दिन निश्चित होने की वजह से मिलने में आपको कठिनाई होती है। तो इसी प्रकार आपको घरातियों के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ता है, और वो 1 दिन रुकेंगे या 2 दिन रुकेंगे, इस पर निर्भर करता है। 2 दिन के लिए अगर रुकेंगे तो 2 दिन की व्यवस्था आपको करनी होगी। अब मैं आता हूँ कि जो आपके मेहमान ठहरे हुए हैं उनके भोजन की
क्या व्यवस्था होगी, ये हमारा 5वां एक्शन पॉइंट है। सुबह की चाय, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम की चाय या जिसे हाई टी भी कहते हैं, और रात्रि का भोजन, ये आपको देखना पड़ेगा कि एक दिन रुक रहे हैं आपके मेहमान या 2 दिन रुक रहे हैं, उनके हिसाब से आप करेंगे। और मानी गई स्थितियां हैं कि आपने उन सब की व्यवस्था देख ली है, डाइनिंग स्पेस की व्यवस्था देख ली है, मापे जाने वाले सूचकांकों में यथासंभव मेहमानों की पसंद आपने याद कर ली है कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अलग अलग दिन अलग अलग तरह का मेन्यू हो, एक मेन्यू रिपीट ना हो तो अच्छा है। ये कार्यवाही आपको विवाह के कम से कम 3 माह पूर्व कर लेनी चाहिए। और कठिनाई ये है कि मेहमानों की अलग अलग पसंद होती है, मालूम नहीं होता है। प्रयास किया जाए कि जहाँ से आपके बाराती आ रहे, आपके मेहमान आ रहे हैं, उस तरफ के लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, उनका आप ध्यान रख लें। मैं 6वें एक्शन पॉइंट्स पर आ रहा हूँ, जनवासा या बारात उठने के स्थान की व्यवस्था। तो उसकी व्यवस्था भी आपको करनी है, और ये व्यवस्था करने के लिए बहुत पहले से आवश्यक नहीं है कि बहुत पहले से आप करें, आप 15-20 दिन पहले भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर खाने पीने और सिविक फैसिलिटीज़ जैसे शौचालय, पानी पीने का पानी और चेयर्स आदि की व्यवस्था आपको करनी होगी। 7वें बिंदु पर मैं आता हूँ, बारात उठने के स्थान पर स्वल्पाहार, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि वहाँ पर स्वल्पाहार की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और 8वां बिंदु है आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था। आवागमन के लिए आपको बारातियों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है और घरातियों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप देख लें कि कितनी आपको कारों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका मैं कहूँगा कि मापन योग्य सूचकांक में ये है, मेजरेबल इंडिकेटर्स में है कि आपने जिस एजेंसी को इस कार्य के लिए बुक किया है उससे आपने बयाना पर या एडवांस बुकिंग पत्र पर लिखा लिया है कि आप वो कितनी गाड़ियां और कितने दिन के लिए आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि निश्चितता रहे। साथ में आप उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि भी प्राप्त कर लें। और शादी के लगभग 3-4 दिन पहले, जो विवाह कार्यक्रम है उससे 3-4 दिन पहले पुनः उनसे एक बार बैठक कर लें, ताकि निश्चित हो जाए कि वह गाड़ियां आपको ससमय प्राप्त हो जाएंगी। फिर मैं कठिनाई की जब बात करता हूं, तो कठिनाई की बात वही है कि उसी दिन अनेक विवाह समारोह या सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं, जिसके कारण ट्रैवल एजेंसियों से आपको वाहन मिलने में कठिनाई हो सकती है। 9वां एक्शन पॉइंट्स पर हम आते हैं, तो बैंड बाजा, ढोल आदि की व्यवस्था। यह व्यवस्था प्रायः बारात के लिए करनी होती है। और इसकी मान्य स्थिति है कि शहर में पर्याप्त सेवा प्रदाता हैं, बैंड बाजा वाले हैं, और मेजरेबल इंडिकेटर्स है कि आपने बैंड बाजे की व्यवस्था कर ली, उनका नाम, पता, टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर आदि ले लिया है, ताकि आप उनसे किसी भी वक्त संपर्क करके उनके आने की सुनिश्चितता कर सकें। मजबूरियां ये हैं कि कभी कभी जिसको आपने बुक किया है वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ में जब बारात चलती है तो पटाखे भी बजते हैं और आतिशबाजी भी छोड़ी जाती हैं। तो कोशिश ये की जाए कि ऐसी आतिशबाजी न छोड़ी जाए कि जो कि आसमान में दूर तक जाती हैं, जो आसपास के मकानों में जा सकती हैं। और हर्ष फायरिंग यानी बंदूक से फायरिंग करने को बिल्कुल ही वर्जित किया जाना चाहिए, ये कानूनन अपराध है। हर्ष फायरिंग किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। 10वीं एक्शन पॉइंट्स में मैं बात करूं, तो बारात का स्वागत। बारात का स्वागत करने के लिए आपको शहनाई, ढोल आदि की व्यवस्था करनी होगी। सेवा प्रदाता आप देख लें कि आपके पास शहनाई और ढोल आदि के लोग हैं, उनका मोबाइल नंबर आपके पास है, उनके पते आपके पास हैं। और आप शादी के वैवाहिक कार्यक्रम के 3-4 दिन पहले पुनः उनसे संपर्क कर लें कि उनकी व्यवस्था है और वो सही समय पर पधार रहे हैं। कठिनाई क्या है कि पीक सीजन में इनकी बुकिंग अक्सर बुकिंग हो जाती है और आपका मनोवांछित ढोल या मनोवांछित बैंड वाला आपको ना मिल सके और उनकी किसी विशेष कारणों से आने में अनुपस्थिति हो। बारातियों का स्वागत फूल की कली दे करके करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और साथ में इत्र आदि का छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक मुस्कुराहट के साथ आप मेहमानों का स्वागत करें, तो एक सुखमय वातावरण स्वयमेव बन जाता है।
ये कार्यवाही आप 10-15 दिन पहले ही तय कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार करनी है। और इसमें एक कठिनाई ये भी है कि जिन लोगों को स्वागत करना है वो मौके पर अनुपस्थित हो जाते हैं, किसी और कारणवश वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में ही कहीं और चले जाते हैं। 11वीं एक्शन पॉइंट्स पर मैं बात करूं तो ये बात आती है द्वाराचार मंडप। आपको द्वाराचार मंडप बनाना होता है, बारात आती है और हिंदू विवाह संस्कृति में द्वाराचार किया जाता है, परिचय लिया जाता है और परिचय दिया जाता है। तो वहाँ पर आपकी व्यवस्था हो और वहाँ पर एक संक्षिप्त पूजा भी आयोजित की जाती है। तो बारात मंडप के प्रवेश द्वार पर भी द्वाराचार मंडप बनना चाहिए। मापे जाने वाले सूचकांक या मेजरेबल इंडिकेटर्स की बात करूं तो सभी आवश्यक की उपस्थिति है। समयावधि विवाह की तिथि के 1 सप्ताह पूर्व आपने इसको रिहर्सल कर ली है कि ये आपकी चीज़ें दुरुस्त हैं। और मजबूरियां और कठिनाइयां ये हैं कि जब बारात आती है उस समय बारातियों का स्वागत करना है, द्वाराचार मंडप में उपस्थित होना है, खासतौर पर लड़की लड़के के पिता आदि, भाई बहन आदि को उपस्थित होना पड़ता है। तो किसी कारणवश पता चला कि वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है, तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है उनको किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए और वो सही समय पर वहाँ पर उपस्थित रहें। उसके बाद मैं आता हूँ 12वीं गतिविधि पर, यह है विवाह समारोह मंडप। विवाह समारोह मंडप एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका कि चयन बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए कि कुल एरिया आपको कितनी ज़रूरत है और कुल आपके मेहमान कितने होंगे इस पर निर्भर करता है। वहाँ पर आपको सोफ़ा, दरी आदि चीज़ें, कालीन आदि चीज़ें लगानी होंगी। कारपेट वगैरह की बात करनी पड़ेगी। ध्यान रखें कि भूमि समतल हो और मध्यम गति का संगीत अगर वहाँ पर चलता रहेगा तो वातावरण बड़ा ही सुखमय होता है। और मंडप के पूर्व रात्रि भोजन के समय अल्पाहार जो चलाया जाता है उसकी भी व्यवस्था आपको वहाँ पर करनी होगी। मैं कहूँ अगर आप इसकी साज सज्जा की व्यवस्था करनी है तो आपको कम से कम 4 माह पूर्व साज सज्जा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और विवाह कार्यक्रम के 3-4 दिन पहले पुनः उन लोगों से बात करके एक मीटिंग करके तय कर लिया जाना चाहिए कि वो किस समय पर आपके यहाँ पहुँचेंगे और व्यवस्था करेंगे। कठिनाइयाँ क्या हैं कि मौसम का आप कह नहीं सकते हैं, कब वर्षा हो सकती है, गर्मी हो सकती है और जाड़ा हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ें, इन सब कंस्ट्रेंट्स को साथ लेकर के चलना है और पहले ही इनका निराकरण करना है। अल्पाहार का पूरा परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। मौके पर अल्पाहार में कोई कमी ना हो, इसका ध्यान रखें आप। अब मैं यहीं पर चलता हूँ कि वर व वधू के जयमाल व बैठने के लिए स्टेज बनाया जाता है। उस स्टेज को बड़े ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए कि प्रायः वधू अपने सखियों के साथ स्टेज पर लाई जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेज पर चढ़ने के लिए सही स्थान, सही सीढ़ियाँ ना हो और सीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर बुजुर्ग लोग भी चढ़ सकें और वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर जा सकें। स्टेज समतल होना चाहिए, इस बात का ये ध्यान रखें। 13वां एक्शन पॉइंट्स में मैं आता हूँ फोटोग्राफी और 14वां एक्शन पॉइंट है वीडियो फोटोग्राफी। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लेकर के चलें तो एजम्पशन है कि आपने सही फोटोग्राफर, सही वीडियोग्राफर का चयन कर लिया है। वीडियोग्राफी के तमाम सारे तरीके आजकल प्रचलित हैं, कुछ जैसे कि क्रेन से या ड्रोन से, इन और तमाम सारी और नई तकनीक है कि जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं मेजरेबल इंडिकेटर्स में बात करें तो फोटोग्राफर का आपसे बातचीत हो चुकी है, वीडियोग्राफर से बातचीत हो चुकी है और उसके नाम, पते, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आदि आपके पास हैं कि आप उनसे कभी भी किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। विशेषकर वैवाहिक कार्यक्रम के 3 या 4 दिन पहले पूरा उनसे एक बैठक कर लेनी चाहिए और उनसे तय कर लिया जाना चाहिए कि वो वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। समय सीमा की बात करें, टाइमलाइन की बात करें तो 4 माह पूर्व बुकिंग हो जानी चाहिए। और अगर मैं कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो इनमें से कोई भी अचानक किसी भी कारणवश अनुपस्थित हो सकता है। 15वीं एक्शन पॉइंट्स पर मैं आता हूं तो वो मनोरंजन की बात है। मनोरंजन में आजकल प्री वेडिंग चलचित्र भी दिखाए जाते हैं और दूसरे हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं मनोरंजन करने के, उनकी मैं बात करता हूँ। ऑर्केस्ट्रा है, पाश्चात्य है, इंडियन है, कव्वाली, गज़ल, फिल्म संगीत, भारतीय या विदेशी, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भजन। और तीसरा जब हम नृत्य की तरफ आते हैं तो नृत्य का वर्गीकरण भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं
कि आप विदेशी नृत्य रखेंगे या स्वदेशी नृत्य रखेंगे, क्लासिकल डांस रखेंगे या साधारण डांस रखेंगे। और उसके पश्चात हम आते हैं आपके पास डीजे की बात। प्रायः सभी शादियों में डीजे की व्यवस्था की जाती है और डीजे एक ऐसा मंच है जो सभी लोगों को डांस करने का, नृत्य करने का एक बड़ा अच्छा अवसर, अपना उत्साह प्रकट करने का एक बड़ा अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो इनकी व्यवस्था आपको विवाह के कम से कम 4 माह पूर्व कर लेनी चाहिए और विवाह कार्यक्रम के 3-4 दिन पूर्व इनसे पुनः संपर्क कर लिया जाना चाहिए। मैं कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करूं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेज सही तरह से नहीं बना होता है, समतल नहीं होता है, लोग गिर सकते हैं, सही कोण पर नहीं होता है कि ताकि जब दर्शक लोग जो वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं वो सही तरह से उसको देख नहीं पाते हैं और कभी कभी स्टेज भार वहन करने योग्य नहीं होता है, तो स्टेज के गिरने के भी अवसर, संभावनाएं पैदा होती हैं। रात्रि भोजन पूर्व अल्पाहार, आपने देखा होगा कि रात्रि भोजन पूर्व अल्पाहार की व्यवस्था होती है। तो उसमें जो हम आपसे अगर मेजरेबल इंडिकेटर्स की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आपने भोजन पहले से ही चख लिया है, देख लिया है कि जो डिशें आपने तय की हैं वो डिशें हैं और उनका स्वाद सही है, जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार की डिशें हैं। और कठिनाइयों की अगर हम बात करें तो कठिनाई में ये है कि अचानक आपको पता चलता है कि भोजन की स्थिति उस तरह की नहीं है, भोजन की क्वालिटी, गुणवत्ता उस तरह की नहीं है जो आप चाहते थे। तो इसके लिए आपको 3-4 दिन पहले एक बैठक कर लेनी चाहिए और साथ में एक टेस्ट के तौर पर भोजन को चख भी लेना चाहिए। अपने 5-6 मेहमान आपके ऐसे होने चाहिए कि जो कि उसको भोजन को चखें और सही उसको उसकी गुणवत्ता को देख लें। रात्रि भोजन, उसके बाद आता है रात्रि भोजन। मित्रों, शादियां होती हैं, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं और जो लोग उसमें शरीक होते हैं वो रात्रि भोजन की जिक्र ज़रूर करते हैं कि उनको कैसा भोजन लगा। ये भोजन निश्चित तौर पर अच्छा होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि इसको भी आप लगभग 4 माह पूर्व बुकिंग इसकी कर लें, क्योंकि कैटरर की बुकिंग होने में, और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ खास महीनों में कैटरिंग पर बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हीं महीनों में कई वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। लगभग 1 माह पूर्व नमूने के तौर पर प्रस्तावित भोजन को चख लिया जाना चाहिए। आपके परिवार के 5-6 मेहमान उसको चख लें और देख लें कि भोजन की गुणवत्ता किस प्रकार है। मैं मेजरेबल इंडिकेटर्स की बात करूंगा कि जिससे कि कैटरर की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके, कि कैटरर से आप 3-4 दिन पूर्व पहले पुनः संपर्क कर लें और उनसे बात कर लें। उनके टेलीफोन नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके साथ अगर संभव हो तो एक बैठक भी कर लें कि वो वहाँ पर समय पर उपस्थित हो सकें। मैं कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करूं, कठिनाइयों की बात करूं, तो कठिनाइयों में ये है कि कैटरर का देरी से आना या अतिथियों की संख्या व आदतों का सही आकलन न होना, भोजन का सुस्वादु न होना, शुद्ध जल का न होना, खाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम फूड स्टॉल होना और कभी कभी मूविंग स्पेस इतना कम होता है कि कमोशन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस कमोशन की स्थिति से बचें और पहले से ही ऐसा स्पेस तय कर लें कि जिससे कि ये कमोशन की स्थिति या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। 18वां एक्शन पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं तो बारात पक्ष के जो अतिथि हैं उनकी पहचान करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, जहां उनके रात्रि निवास की व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए आपके पास पर्याप्त वाहन होने चाहिए और एक व्यक्ति आप इसके लिए उत्तरदायी बना दें। उस उत्तरदायी व्यक्ति के पास सभी कारों का विवरण हो, सभी वाहनों का विवरण हो और यह भी विवरण उपलब्ध हो कि किस अतिथि को किस स्थान पर पहुंचाना है रात्रि निवास के लिए, किस होटल में है या किस गेस्ट हाउस में है या कोई अन्य व्यवस्था जो आपने कर रखी है तो उनको कहाँ पर पहुंचाना है। मेजरेबल इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये सूची उसके पास उपलब्ध है, ये होना चाहिए। और अगर मैं समयावधि की बात करूं तो एक दिन मौके के पूर्व इसकी एक समीक्षा कर लेनी चाहिए कि कितने मेहमान आएंगे, कितनी गाड़ियां हैं और कहाँ कहाँ उनको पहुंचाना है। ये जो व्यक्ति उत्तरदायी है इस कार्य के लिए उसको इस मामले में बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो मौके पर अचानक गायब हो जाता है, या दूसरी बात कि वहाँ पर जो अपेक्षित गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, जो
कार के ड्राइवर्स होने चाहिए वो वहाँ पर अनुपस्थित हो जाते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में कहीं और चले जाते हैं, जहाँ पर खाने पीने के कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और अतिथियों को सही समय पर सही जगह पर पहुँचाने में एक कठिनाई उत्पन्न होती है। 19वीं गतिविधि की मैं आपसे बात करूं कि वर पक्ष के निकटस्थ जो मेहमान हैं उनकी पहचान करके उनको भेंट देना, तिलक देना आदि। प्रायः वर पक्ष के लोगों के लिए कोई ना कोई भेंट दी जाती है। इसको मेजरेबल इंडिकेटर्स में मैं बात कहूं तो आपने भेंट का चयन कर लिया है। और अगर मैं इसकी कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो अतिथियों की पहचान न होना एक सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। मैं 20वें एक्शन पॉइंट्स पर आता हूं। 20वां जो ये पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू शास्त्र पद्धति में विवाह कार्यक्रम तब तक संपन्न नहीं होता है जब तक कि सप्तपदी नहीं हो जाती है। सप्तपदी के लिए एक निश्चित मुहूर्त होता है और इसमें कई मुहूर्तों का जिक्र किया जाता है, जैसे कंड, अदिति, जीव, अमृत, विष्णु, ब्रह्म आदि। तो ये जो पंडित जी आपके होते हैं या सुगमकर्ता होते हैं, विवाह सुगमकर्ता, वो तय करते हैं कि किस नक्षत्र में, किस लगन में विवाह कार्यक्रम यानी सप्तपदी या पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया जाएगा। मैं अगर अजम्पशंस की बात करूं तो अजम्पशंस ये हैं कि पूजन सामग्री की व्यवस्था हो गई है, पंडित जी की व्यवस्था हो गई है और वहाँ पर जो लोग उपस्थित रहना चाहते हैं उनके लिए कॉफ़ी, चाय, बैठने और थोड़ा लेटने की भी व्यवस्था आपने वहाँ पर कर ली है, क्योंकि ये कार्यक्रम लगभग पूरी रात चलते हैं। आपकी व्यवस्था आपने कर ली है। मैं समय सीमा की अगर बात करता हूँ तो समय सीमा में ये कम से कम 1 सप्ताह पूर्व आपको इसको एक बार समझ लेना चाहिए कि ये व्यवस्था किस प्रकार की होगी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। और कठिनाइयाँ हैं कि मौके पर सही चीज़ों की सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, जहाँ पर कि एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं 21वें एक्शन पॉइंट पर आता हूँ। ये है विदाई। जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, सप्तपदी हो गई, तो अब उसके बाद वधू की और वर पक्ष की दोनों की विदाई होती है। तो विदाई में हो सकता है कि काफ़ी दूर वर पक्ष को जाना हो, रास्ते में उनके लिए पाथे की व्यवस्था करना चाहिए और अगर उनका रास्ता लंबा है तो रास्ते में, मार्ग में उनके लिए लंच आदि की व्यवस्था भी कर ली जानी चाहिए। जहाँ पर आप लंच की व्यवस्था करें वहाँ पर सिविक फैसिलिटीज़ यानी शौचालय, पेयजल आदि की उपलब्धता हो और उचित बैठने की उचित व्यवस्था भी हो, जिसमें वो थोड़ा बहुत, कुछ लोग जो उम्र में बड़े होते हैं वो थोड़ा उसमें आराम भी कर सकें। तो ये व्यवस्था आपको लगभग 1 माह पूर्व कर लेनी चाहिए। टाइमलाइन की बात कर रहे हैं हम, और वास्तविक विदाई की सुबह ही ये आपको करना होगा। उसके बाद मैं आता हूँ कि आपके वधू पक्ष के भी कुछ लोग होते हैं कि जो आपके मेहमान होते हैं। भले ही आपका वो वधू पक्ष है, आपके पक्ष के हैं, लेकिन वो भी मेहमान हैं। उनके भी खाने पीने की, नाश्ता करने की, सुबह की चाय की, दिन के लंच की व्यवस्था आपको करनी होगी और साथ में उनको छुड़वाने की भी आपको व्यवस्था करनी होगी कि जहाँ भी वो छोड़ने जाना चाहें, एयरपोर्ट, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके पास वाहनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 22वां एक्शन पॉइंट है मानव संसाधन की व्यवस्था। मित्रों, ये ऐसी व्यवस्था है जो कि हर एक बिंदु के साथ, हर एक एक्शन पॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई है। आपको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि ये सारी गतिविधियां जो मैंने अभी आपको बताए हैं एक्शन पॉइंट्स, ये एक्शन पॉइंट्स सही तरह से संपन्न हो जाएं, इसका आकलन आपको प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। सभी व्यक्तियों के पास इतने मानव संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर एक कार्य के लिए अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें और उनको नामित कर सकें। तो इसके लिए कुछ लोग मैरिज या वेडिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर्स को भी इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप लेते हैं। सबसे आखिरी एक्शन पॉइंट है समापन। समापन में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी शक्ति लगाई है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, और दूसरा अवशेष बिलों का भुगतान। इसमें कठिनाई ये, अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो ये
जैसे ही बारात विदा होती है उसके लगभग 6 घंटे के अंदर धन्यवाद ज्ञापन की कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा एक शुभ संकेत है। और कठिनाई की बात यह है कि जबकि बारात विदा हो जाती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि यहीं पर उनकी सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और धन्यवाद ज्ञापन भूल जाते हैं। उन सहयोगियों का जिन्होंने आपके साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका निभाई है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, अवशेष बिलों का भुगतान। तमाम सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कि अपने किए गए कार्य के प्रति भुगतान चाहेंगे, तो उनके भुगतान के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मित्रों, मैंने ये प्रयास किया है कि लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको वैवाहिक कार्यक्रम को सही तरह से संपन्न करने की विधि समझा सकूं। और मैं चाहूँगा कि आप इसको हार्ड कॉपी में भी प्राप्त कर लें, और अगर आपको हार्ड कॉपी की आवश्यकता हो तो आप मेरे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल है sudhan.chandola@gmail.com। आप मेरा ईमेल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, sudhan.chandola@gmail.com। आपका अगर ईमेल प्राप्त होता है तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको तत्काल ही उपलब्ध करा दूंगा। और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी प्रेक्षा हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपकी समस्या का निःशुल्क समाधान कर सकूं। अगर आपको मेरा ये ऑडियो वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले कार्यक्रम से आप आसानी से परिचित हो सकें। धन्यवाद।